हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित सभी टॉपिक कवर कराए जाते हैं। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के हम 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए। तो ये उसका 5वां पार्ट है। 1 से लेकर 4 तक के पार्ट को हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम 100 से लेके 125 तक के क्वेश्चनों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज से आपको आरएससी ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन, वजन और बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स, वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। और न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। और ट्रिक क्या थी फ्रेंड्स? तो जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रिक को याद रखिएगा। जड़ से क्या होगा फ्रेंड्स? तो जड़ से जड़त्व का नियम हो जाएगा। से क्या हो जाएगा? तो से संवेग का नियम हो जाएगा। और क्रिया से कौन सा नियम होगा? तो क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों नियम आप याद रखिएगा, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। और न्यूटन ने एक और थ्योरी दी थी, उसको भी याद रखिएगा। न्यूटन के द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी सबसे पहले दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी सबसे पहले न्यूटन के द्वारा ही दी गई थी। तो इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 102 नंबर का क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन कौन से उत्तक के द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पौधों में भोजन का परिवहन जो करता है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा किया जाता है। और एक और उत्तक पाया जाता है पौधों में, जाइलम। ये किसका परिवहन करता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, जाइलम जो होता है ये जल का परिवहन करता है। तो दोनों उत्तकों को आप याद रखिएगा, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है और जाइलम जल का परिवहन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्तक जो होता है, तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है उत्तक के अध्ययन को। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि भोजन, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का क्वेश्चन, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और मादा प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो मादा प्रजनन भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है और मादा प्रजनन भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में कि फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि एंथोलॉजी कहा जाता है फूल के अध्ययन को। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 104 नंबर का क्वेश्चन, पौधे अतिरिक्त जल को किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त करते हैं? तो फ्रेंड्स, पौधे जो होते हैं इनके अंदर जो अतिरिक्त जल हो जाता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में मुक्त करते हैं? तो याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को वायुमंडल यानी वातावरण में मुक्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 105 नंबर का क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवर्ती मापने की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि तरंग की आवर्ती मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। इसको याद रखिएगा, ध्वनि तरंग की आवर्ती मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। और फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? तो पहला जो होता है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है फ्रेंड, 20 हर्ट्ज से कम। और दूसरा जो होता है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। और तीसरा जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों याद रखिएगा। पहला जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड? 20,000 हर्ट्ज से जो कम होता है इसको कहा जाता है अश्रव्य ध्वनि। क्या कहा जाता है? अश्रव्य ध्वनि। और जो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है।
इसको भी याद रखिएगा, इसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है इसको पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, तो वो श्रव्य ध्वनि होती है जो कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, इसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ये मनुष्य के सुनने के लायक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा ऊतक होता है जो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है? तो याद रखिएगा उसका नाम विभज्योतक ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, विभज्योतक ऊतक होता है जो कि कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है, इसको याद रखिएगा। और ऊतक के अध्ययन को मैंने अभी आपको बता दें कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसको भी याद रखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 107 नंबर का क्वेश्चन, दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, दूरी की एसआई इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दूरी की एसआई इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में जाती है तो किस दिशा में मुड़ जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसको एक फिगर के द्वारा आप समझिए कि एक प्रकाश की किरण, ये सघन माध्यम है। ठीक है फ्रेंड्स, को याद रखिए कि सघन, ऊपर वाला जो है ये सघन माध्यम है और नीचे वाला क्या है? ये विरल माध्यम है। और ये क्या है? ये अभिलंब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभिलंब होता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब से और अधिक दूर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो अभिलंब से क्या होती है? और अधिक दूर हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, तो फ्रेंड जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। ये अभिलंब है, अभिलंब से क्या हो जा रही है? दूर हो जा रही है। और ठीक इसका विपरीत भी होता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वो अभिलंब के और नज़दीक आ जाती है। ठीक है फ्रेंड, और अभिलंब के और करीब आ जाती है। तो ये दोनों कंडीशन को याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किस दिशा में मुड़ जाती है? तो अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, दोनों कंडीशन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाते समय कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, साइकिल चलाते समय गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। और जो चाबी वाली घड़ी होती है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि चाबी वाली घड़ी में किसका यूज होता है, किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, चाबी वाली घड़ी में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है चाबी वाली घड़ी में। दोनों कंडीशन याद रखिएगा, साइकिल चलाते समय गतिज ऊर्जा कार्य करती है और चाबी वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 110 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्लोरीन गैस का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन जो है इसको पीरियोडिक टेबल में किस रूप में दर्शाया जाता है? तो फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, इसको पीरियोडिक Cl के रूप में दर्शाया जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और ये हैलोजन ग्रुप का होता है, हैलोजन ग्रुप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17 होता है और ये हैलोजन ग्रुप के अंदर आता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 111 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारतीय वन जीव संस्थान के बारे में बात करेगा तो ये देहरादून में है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय वनस्पति अनुसंधान। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय वनस्पति अनुसंधान, तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो भारतीय वनस्पति अनुसंधान, याद रखिएगा, लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है ये? लखनऊ के अंदर है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भारतीय वन जीव संस्थान के बारे में पूछेगा तो देहरादून, और भारतीय वनस्पति अनुसंधान के बारे में पूछेगा तो लखनऊ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
तो फ्रेंड्स कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ये काइटिन की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 113 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं। तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण, अभी मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इस दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ये तीनों पदार्थ बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा, पौधों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसमें सबसे जो मुख्य घटक होता है यानी मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि पत्ती होता है जो कि पौधों द्वारा भोजन बनाने में सबसे मुख्य भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा उसको रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। जो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उनको रंध्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 114 नंबर का क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अमीबा में बाइनरी विखंडन अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाइनरी विखंडन प्रजनन होता है अमीबा के अंदर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 115 नंबर का क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और जो वाहनों में साइड मिरर लगे होते हैं, पीछे के वाहनों को देखने के लिए, पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो साइड मिरर लगे होते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और जो साइड मिरर लगे होते हैं पीछे के वाहनों को देखने के लिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 116 नंबर का क्वेश्चन, हाइड्रा का प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रा का प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है, इसको याद रखिएगा, हाइड्रा का प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि हाइड्रा का प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइड्रा का प्रजनन मुकुलन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो फ्रेंड जो शुष्क सेल होता है इसमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि शुष्क सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा शुष्क सेल जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है शुष्क सेल। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 118 नंबर का क्वेश्चन, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो फ्रेंड क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले समूह में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा पहले समूह में रखा गया। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षारीय मृदा धातु को कौन से समूह में रखा गया फ्रेंड्स, तो क्षारीय मृदा धातु को दूसरे समूह में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए कि दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातु है। और 17वें ग्रुप को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 18वें ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो 18वें ग्रुप को अक्रिय गैस या फिर शून्य गैस के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों ग्रुप याद रखिएगा, पहले ग्रुप को क्षारीय धातु कहा जाता है और दूसरे ग्रुप को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और जो 17वां ग्रुप होता है उसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है और 18वां ग्रुप जो होता है उसको अक्रिय गैस या फिर शून्य गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन एग्जाम में एक और पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है। तो फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता मोजले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, मोजले, ये आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता हैं। इन्होंने कब दिया था ये, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्ष 1913 में इन्होंने अपनी ये आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स कहीं कहीं पे ये 1914 भी लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, वर्ष 1913 और 1914 मिलता है आपको एग्जाम में। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा उसमें कार्बन मिलाया जाता है।
और पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है फ्रेंड्स? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसको याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है वो Na2CO3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 होता है। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर का क्वेश्चन, एक खिंचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो फ्रेंड धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब धनुष से तीर को खींचा जाता है उस टाइम स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है, और जब तीर को छोड़ दिया जाता है तब गतिज ऊर्जा कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड, दोनों कंडीशन को याद रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा कब होती है? जब तीर को खींचा जाता है, और जब तीर को छोड़ा जाता है तो गतिज ऊर्जा कार्य करती है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 122 नंबर का क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर का क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर का क्वेश्चन, पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स पराग कण जो होता है ये पराग कोश के अंदर पाया जाता है। ये किसका पार्ट है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये फूल का भाग है, फूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पराग कण किस में पाया जाता है? तो पराग कण पराग कोश के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो यह क्या है? तो फ्रेंड्स यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो वो किस ग्रुप के अंदर आएगा? तो फ्रेंड्स ये 17वें ग्रुप के अंदर ही आएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि 17वें ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो जो परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो वो किस प्रकार का हो जाएगा गैस? तो ये हैलोजन गैस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये हैलोजन ग्रुप के अंदर आएगा। और जो ये 17वां क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, ये किसका होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इस हैलोजन ग्रुप का हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है। और ये सबसे क्रियाशील धातु है, इसको भी याद रखिएगा, सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? 17 ग्रुप में क्लोरीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये इस पार्ट के 125 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आने वाली वीडियो की खबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में एक अगले पार्ट के साथ। तब तक आप अच्छे से तैयारी कीजिए।